Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to continue the series of Insight IS Daily Current Affair of 16th of October 2020. The topics that we are going to discuss today are there are 7 topics that are main specific, and there are 8 topics that are prelim specific. तो देखने में लग रहा है कि ये डिस्कशन काफ़ी लंबा चलने वाला है. ओके, सो स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ है. ठीक है, ये 7 और ये 8, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आज कवर करने वाले हैं. ठीक है, इस सेक्शन में. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन विद फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम GS पेपर 1. Supreme Court terms 2005 law on domestic violence as a milestone. ठीक है, तो 2005 का जो लॉ है, ठीक है, रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एज अ माइलस्टोन करके बोला है. तो रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिलीवर किया है एक जजमेंट इन विच इट हेल्ड दैट रिलीफ गारंटिंग राइट टू resident to the married woman अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बाय द क्रिमिनल कोड इज़ रिलेवेंट. ठीक है, तो जो क्रिमिनल, ठीक है, एक हम जैसे हमें पता है कि सिविल कोड होता है और एक क्रिमिनल कोड होता है. ठीक है, तो क्रिमिनल कोड के अकॉर्डिंग जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, उनको राइट टू रेसिडेंट टू दैट पर्टिकुलर मैरिड वुमेन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ. ठीक है, तो वो जो लॉ है क्रिमिनल कोड के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है. उसके साथ साथ कैन बी कंसिडर इवन इन अ सिविल प्रोसीडिंग सीकिंग हर एविक्शन फ्रॉम द मैट्रोमोनियल होम. ठीक है, तो ये जो रहेगा, ठीक है, जजमेंट, तो वो वैलिड रहेगा ऑल्सो इन द केस ऑफ अ सिविल प्रोसीडिंग. ओके, एंड अभी ये जो लॉ है उसको उन्होंने एज अ माइलस्टोन करके भी बोला है. ठीक है, कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी कोर्ट ने बताए हैं कि डिस्प्यूट द 2005 लॉ offenses against women is rampant in this country and they face violence in some फॉर्म और द अदर ऑन ऑलमोस्ट एवरी डे. ठीक है, जितनी भी लॉ है, ठीक है, रैम्पेंट बोले तो मतलब अनियंत्रित है. ठीक है, तो उतना कुछ उसमें जो कंट्रोल है, ठीक है, कंट्री में काफ़ी सारे लॉ है. ठीक है, 2005 का लॉ ले लियो, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 का, वो ले लो, या कुछ भी जितने एक्ट्स होने के बावजूद भी हर एक रीजन में ऑलमोस्ट एवरी डे इवन अ सिंगल गर्ल, ओके सॉरी, इवन अ सिंगल वुमेन इज़ फेसिंग अ वायलेंस. ठीक है, एंड उसके साथ उन्होंने बताया है कि वुमेन रिजाइन हर फेथ to the never ending cycle on enduring violence and discrimination as a daughter, a sister, a wife, mother, a partner or a single woman in her lifetime. तो ऐसे बोला है कि कितना मतलब एज अ, ठीक है, वुमेन हर एक स्टेज स्टार्टिंग विद द डॉटर, देन ऑफ समबडी सिस्टर, वाइफ, मदर, इन सारे जो स्टेजेस है उसके लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ जो वायलेंस है वो हमेशा फेस करती है. और ये जो साइकिल है, ठीक है, दिस साइकिल इज़ कंसिडर टू बी अ नेवर एंडिंग साइकिल. ठीक है, ऐसा बोला गया. और काफ़ी सारे लॉ लाने के बावजूद भी जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो वुमेन की कंडीशंस है वो इम्प्रूव नहीं हुई है. ठीक है, non-retaliation by the women against violence coupled with the absence of a law addressing women issue, ignorance of their existing law enacted for them and the societal attitude make them vulnerable. ठीक है, तो ये काफ़ी सारे जो फैक्टर है कहीं ना कहीं वुमेंस जो है उनको अभी भी वनरेबल बनाती है. ठीक है, रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या जो भी एग्जिस्टिंग लॉस है उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो गया, या डिफरेंट जो इश्यूज़ है अलॉन्ग विद द सोसाइटियल एटीट्यूड. ठीक है, इन सारे जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं वुमेंस को अभी भी जो है वनरेबल ही मानते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. अब ये एक्ट क्या है, इट इज़ अ एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द राइट ऑफ अ वुमेन गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु आर विक्टिम ऑफ द वायलेंस ऑफ एनी काइंड ऑकर विद इन द फैमिली एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर इन और इंसिडेंटल देयर टू. ठीक है, तो सारे जो मैटर्स है रिलेटेड टू द वायलेंस रिलेटेड टू द वुमेन, ओके, तो इन सारे को जो वायलेंस है, ठीक है, उस सब से प्रोटेक्शन मिलने के लिए, ठीक है, फॉर द इफेक्टिव प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर द राइट्स ऑफ अ वुमेन, ये जो एक्ट है इसका इम्प्लीमेंट किया गया था. ठीक है, अगर
देखा जाए तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट था इंडिया में, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको फर्स्ट टाइम ऐसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कि वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, टू एक्सटेंड इट प्रोविजन टू दोज इन द लिव इन रिलेशन, ठीक है, ये जो प्रोविजन है इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द लिव इन रिलेशन, ठीक है। उसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ फॉर द विक्टिम इन एडिशन टू द लीगल रिकोर्स, ठीक है। तो विक्टिम मतलब इमरजेंसी रिलीफ को भी दी जाती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी विक्टिम वुमेन होती है उसको। अभी कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन बहुत प्यारा दिया है यहाँ पे, आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन दिया है, द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट ऑफ वुमेन्स, guaranteeing equal right and privilege to the woman by the Constitution of India has marked the step toward the transformation of a स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन दिस कंट्री, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन है, ठीक है, एक्सप्लेन करने लायक तो कुछ है नहीं, पर ये जो कंक्लूजन है आप कहीं नोट करके लिख दो क्योंकि बहुत प्यारा कंक्लूजन है। आप आंसर राइटिंग में है ना, अगर वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, GS2 का न्यूज़ है, सरल जीवन बीमा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो सरल जीवन बीमा के बारे में देखा जाए तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अनवेल्ड रिसेंटली बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, IRDAI उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक सरल जीवन जो बीमा है उसका, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प कस्टमर्स मेक एन इन्फॉर्म चॉइस एंड रिड्यूस द मिस सेलिंग, ठीक है। तो मिस सेलिंग जो होती है, ठीक है, जो भी फ्रॉड्स होते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, ठीक है, तो ये सारा से क्या होगा, ये न्यू जो योजना है, ठीक है, बीमा है, ठीक है, इससे क्या होगा, मिस सेलिंग भी रिड्यूस होगा, उसके साथ साथ जो कस्टमर्स है उसको एक इन्फॉर्म चॉइस मिलेगी एंड ऑल द लाइफ इंश्योरर विल हैव टू ऑफर द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बाय January 1, 2021, ठीक है। अभी की फीचर्स देखे जाए तो की फीचर सबसे पहला है कि इट विल बी नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान providing for payment of a sum assured in lump sum to the nominee in case of a issue डेट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, ठीक है। अगर वो पॉलिसी की टर्म के टाइम जब उस पर्टिकुलर पर्सन की अगर डेट हो गई तो उस टाइम पे क्या होगा, इनको एक विदाउट प्योर रिस्क जो प्रीमियम लाइफ की रहेंगी लाइफ इंश्योरेंस प्लान वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी देखा जाए तो 18 to 65 एज ग्रुप का आएगा, पॉलिसी टर्म 5 to 40 ईयर्स, मैक्सिमम मैच्योरिटी अगर देखा जाए अलाउ द मैक्सिमम मैच्योरिटी एज देखा जाए तो 70 ईयर है। सम अश्योर्स दिया जाए तो इट इज़ मिनिमम 5 लाख तक मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम देखा जाए तो 25 लाख, ठीक है। अगर किसी को बियॉन्ड 25 लाख भी कराना हो उनका इंश्योरेंस तो वो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसके लिए भी रहेंगे, ठीक है। अगर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्यू फैक्टर्स, ठीक है, कौन से फैक्टर्स है, द प्रोडक्ट शाल नॉट बी ऑफर्ड एन इंडिविजुअल विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन जेंडर, प्लेस और प्लेस ऑफ रेसिडेंट, ट्रैवल, ऑक्यूपेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये पॉलिसी सबके लिए ऑफर रहेंगी, किसी भी टाइप का जो रेस्ट्रिक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ दिस फैक्टर वो नहीं रहेगा, ठीक है। दिस विल बी ओनली वन इंक्लूजन अंडर दिस पॉलिसी, एक्सक्लूजन ऑफ अ सुसाइड, ठीक है, सुसाइड का केस नहीं आएगा, बस बाकी सब जो है विदाउट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा इस बीमा के लिए, ठीक है। देयर इज़ नो मैच्योरिटी बेनिफिट, नाइदर देयर विल बी एनी सरेंडर वैल्यू नॉर कैन बी अ लोन be taken against the product. The policy will be offer optional accident benefit and permanent disability riders. Okay, this policy will also means offered during this case also, that is accidental benefits भी and जो permanent disability rider उसको भी assure किया जाएगा, ठीक है, ऑफर में है। नेक्स्ट क्या है, वाई दिस प्रोडक्ट डोंट वी ऑलरेडी हैव इनफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। हम जैसे जानते हैं ये पहला ऐसा नहीं है कि बीमा ये जो ला रहे हैं, ठीक है, तो ये पहला ऐसा नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी सारे इंश्योरेंस जो है लाए, तो इस बार क्यों नीड थी और क्या क्यों लाया गया, ठीक है, इसके बारे में देखा जाए। देयर आर मेनी टर्म्स प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ वेरिंग कंडीशन एंड टर्म्स, ठीक है, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट टर्म्स के साथ, बट कस्टमर हु कैन नॉट डिवोट एडुकेट टाइम एंड एनर्जी टू हैव टू मेक इन्फॉर्म चॉइस फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जिस पर्सन के पास एडुकेट टाइम नहीं होता या पर्टिकुलर एनर्जी नहीं होती मीन्स टू एक्वायर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन, सो जो भी ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं हु फेस द डिफ़िकल्टी टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट,
ठीक है. Therefore it was felt necessary to introduce a standard individual life insurance product with a simple feature एंड स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन. तो ठीक है, इसके वजह से जो है ये नया जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाया गया है, ठीक है, यही मेन रीज़न है. ठीक है, जो पर्सन एडुकेट टाइम नहीं दे पाते या जिसको डिफ़िकल्टीज होती है हाउ टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर राइट प्रोडक्ट फॉर द इंश्योरेंस. ठीक है, तो इसके वजह से क्या है, ये न्यू जो लाया गया है इंश्योरेंस रिलेटेड. ओके, अभी यहाँ पे वही जो मिनिमम कवर मैंने बताया था कितना होगा, सम अश्योर पॉलिसी टर्म्स भी कितने टाइम के रहेंगे, ईयर्स भी बता दिए थे. ठीक है, ये मिनिमम अकॉर्डिंग उसके जैसे रहेंगे. ठीक है, सरल जीवन बीमा. नेक्स्ट इज नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ अ शिप. तो सेंटर ने रिसेंटली नोटिफाई किया है जो डायरेक्टर जनरल थी ऑफ शिपिंग के एज अ नेशनल अथॉरिटी फॉर अ रिसाइकलिंग ऑफ अ शिप. ठीक है, ये नोटिफिकेशन किसने इशू किया है, अंडर द सेक्शन 3 जो है रिसाइकलिंग ऑफ अ शिप एक्ट 2019 के एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर जो है ये नोटिफिकेशन इशू किया है. जो डायरेक्टर जनरल थे ऑफ शिपिंग के, ही हैज़ बीन नोटिफाइड एज अ नेशनल अथॉरिटी फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ अ शिप. रूल्स एंड फंक्शन देखा जाए, एक अपेक्स बॉडी है जो डीजी होते हैं, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल. शिपिंग इज ऑथराइज टू एडमिनिस्टर, सुपरवाइज एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द शिप रिसाइकलिंग इन द कंट्री. ठीक है, जो भी शिप की रिसाइकलिंग होती है कंट्री में, उन सब का जो है एडमिनिस्टर, मॉनिटर और सुपरविजन जो है वो किया जाएगा. उसके साथ साथ क्या है, इट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी फॉर वेरियस अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय द शिपिंग रिसाइकल यार्ड ओनर एंड अ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये जो नेशनल शिपिंग अथॉरिटी बना रहे, अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप जो है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेंगे, फाइनल अथॉरिटी रहेंगी. ठीक है, तो वेरियस जैसे प्रपोजल्स आते हैं रिलेटेड टू द शिप रिसाइकलिंग, ठीक है, तो वो सब भी इनके थ्रू ही देखा जाएगा. ठीक है, हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकल. ठीक है, रिसाइकलिंग के रिलेटेड एक हांगकांग कन्वेंशन है, उसके बारे में देखा जाए तो अंडर शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 इंडिया हैज़ एसेड टू हांगकांग कन्वेंशन फॉर रिसाइकलिंग शिप रिसाइकलिंग अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो हांगकांग कन्वेंशन है फॉर शिप रिसाइकलिंग, ठीक है, उसको भी इंडिया हैज़ एसेड इन 2019 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, अभी ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अडॉप्ट किया था हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर अ सेफ एंड इन्वायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ अ शिप इन 2009 में. उन्होंने 2009 में ही उसको अडॉप्ट कर दिया था. ठीक है, गाइडलाइंस देखे जाएँ. ठीक है, द एम एट इंश्योरिंग दैट शिप being recycled after reaching the end of their operational lives do not poses any unnecessary risks to the human health, safety and the environment. ठीक है, ये रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तो ये सब का क्यों किया जाता है कि जो भी एक अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, राइट, रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट को भी कंसिडर करके. ठीक है, अभी क्या दिया है, प्लीज़ नोट दैट कन्वेंशन इज़ नॉट एट कम इनटू फोर्स बिकॉज इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 15 नेशन. ठीक है, ये जो कन्वेंशन है, ठीक है, कौन सा कन्वेंशन, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो अब तक फोर्स में नहीं आया है. ठीक है, बस रेटिफाई हुआ है 15 नेशन से. ठीक है, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं 40% ऑफ अ वर्ल्ड की मर्चेंटाइज शिपिंग जो होती है उसको. ठीक है, मैक्सिमम एनुअल शिप रिसाइकलिंग वॉल्यूम ऑफ नॉट लेस दैन 3% ऑफ अ कंबाइंड टॉनेज ऑफ द कंट्री. रिसाइकलिंग ऑफ अ शिप इन इंडिया एंड नेबरहुड, इसके बारे में अगर देखा जाए, इंडिया तो है लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगर रिसाइकलिंग के केस में देखा जाए तो रिसाइकलिंग अराउंड 70 लाख ग्रॉस टॉनेज एवरी ईयर. टॉनेज मतलब वही वेट ऑफ अ टन्स बोल सकते हैं. ठीक है, वेट इन द टन्स बोलते हैं. ठीक है, तो इतना जो है 70 लाख ग्रॉस टन, ठीक है, जो है एवरी ईयर जो है इंडिया की तरफ से होता है. उसके साथ देखा जाए तो पाकिस्तान एंड चाइना आर थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर. ठीक है, पाकिस्तान एंड चाइना थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर. अराउंड 800 वेसल्स आर सेंट बाय ब्रेकिंग एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया अकाउंट अराउंड 30% ऑफ दैट वर्क विथ एन एवरेज 250 शिप रिसाइकल मेजरली एट द सेंटर इन अलंग गुजरात में. ठीक है, तो 250 शिप नियरली एवरेज देखा जाए तो उतना है इंडिया की तरफ से जो है रिसाइकल किया जाता है गुजरात में. ठीक है, अभी क्या है, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी. अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उन्होंने लेटेस्ट अपडेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ठीक है, इसके फाइंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ फाइंड हुआ है कि 2020 में क्या हुआ है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का, दैट इज जीडीपी, हैज़ विटनेस कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 10%, ओवर 10% कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया है
अगर एवरेज देखा जाए तो इंडिया की पर जीडीपी हैज़ बीन 94% हायर दैन द बांग्लादेश ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का पूरा डाटा अगर देखा जाए तो इंडिया की जो जीडीपी है पर कैपिटा जीडीपी वो हमेशा 25-4% जो है ज़्यादा रही है बांग्लादेश से, ठीक है। पर इस साल क्या हुआ है, इस साल ऐसा देखा गया है जो पर कैपिटा इनकम है ऑफ अ बांग्लादेशी सिटीज़न जो है हैज़ बीन मोर दैन दैट ऑफ अ एवरेज जो पर कैपिटा इनकम होती है ऑफ अ एवरेज इंडियन सिटीज़न, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ऐड दिया है कि इंडिया पर कैपिटा जीडीपी इन नॉमिनल यूएस डॉलर टर्म अगर देखा जाए इट्स प्रोजेक्टेड टू बी 1876.3 इन द 2020 डॉलर इतना, और वो लोअर है एज टू द प्रोजेक्टेड बाय द बांग्लादेश, ठीक है। अभी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इट इज़ अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल जीडीपी बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो जितना टोटल जीडीपी होता है, ठीक है, टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अभी रीजंस क्या है कि क्यों इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है हैज़ बीन फॉलन बिलो द बांग्लादेश इस साल, ठीक है। इस साल में ऐसा क्यों हुआ है, पहला है ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो दोनों कंट्री की ग्रोथ रेट जो थी फास्टर हैज़ बिकम फास्टर इन 2004, बट सिंस 2017 में क्या हुआ, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी डी एसेलेरेट हुई है, ठीक है, शार्पली डिक्लाइन हुई है, ठीक है। वाइल जो बांग्लादेश की है वो फास्ट हो गई है। दोनों की ग्रोथ रेट तो 2004 तक बहुत मतलब अच्छी से चल रही थी, पर 2017 से क्या हुआ, इंडिया की जो ग्रोथ है हैज़ बिन डी एसेलेरेट एंड दैट ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश की फास्टर हुई है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट इज़ अ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पास्ट 15 ईयर का अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन 21% जो है फास्टर ग्रीव हो रही है, और बांग्लादेश की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 18%। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो इस पर कैपिटा इनकम को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिक्रीज होने के लिए, ठीक है। थर्ड है मोस्ट इंटरमीडिएट फैक्टर कैन वाज अ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 की वजह से दोनों भी कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है, वाइल बट ऐसा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो रिड्यूस 10% हुई है, और जो बांग्लादेश की जीडीपी है वो ऑलमोस्ट जो बांग्लादेश की है, ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय ऑलमोस्ट 4%, ठीक है। तो ये जो 3 रीजंस है इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। व्हाट हेल्प बांग्लादेश स्टे अहेड, अभी क्या हेल्प कर रहा है बांग्लादेश को स्टे अहेड, ठीक है, हमसे आगे रहने को कौन से फैक्टर्स उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि गारमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, वेयर वुमेन वर्कर्स गिव बांग्लादेश द एज ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट फ्रॉम विच द चाइना रिट्रेटेड। मतलब जो बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो है हर एक ग्लोब के हर एक कॉर्नर पे जो है उनका जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो रहा है। तो ये की ड्रिवन फोर्स बोल सकते हैं वाई द बांग्लादेश इज अहेड फ्रॉम अस। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बांग्लादेश इकोनॉमी इन सच दैट जीडीपी इज लेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉलोड बाय द सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी में जीडीपी वो देख जब काउंट करते हैं तो उनका फॉर्मेट कैसे होता है, फर्स्ट दे यूज टू कंसिडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देन द सर्विस सेक्टर, एंड दिस बोथ सेक्टर एज वी नो दैट दे आर मोर फोकसिंग टूवर्ड द एम्प्लॉयमेंट, ओके। ये सारे जो है मोर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स है, उसके साथ साथ दे आर मोर इन्यूमरेट दैन द एग्रीकल्चर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर से ज़्यादा उनके ये जो है सर्विसेज है, ठीक है, मतलब जो जीडीपी को है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर। और थर्ड फैक्टर क्या है, बांग्लादेश इम्प्रूव ऑन अ सोशल एंड पॉलिटिकल मैट्रिक्स सच, ठीक है। बांग्लादेश में काफ़ी लास्ट 2 डिकेड से देखा जाए तो बांग्लादेश में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट हुए हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में, हेल्थ हो, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस विच while a smaller portion of its population has a bank account, the proportion of a dormant bank account is quite small when compared to the India, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ऐसे देखा गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में कुछ भी अगर उनका अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैंक होल्डर्स जो है बैंक अकाउंट वो थोड़ा स्मॉल प्रोपोर्शन में है, बट जो द प्रोपोर्शन ऑफ जो डोरमेंट बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो क्वाइट स्मॉल विथ कंपेयर टू द इंडिया, ठीक है। बांग्लादेश इज़ अहेड इन कंसिडरिंग द जेंडर पैरिटी रैंकिंग में भी बांग्लादेश अहेड इंडिया से, उसके साथ साथ ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें भी वेल परफॉर्म किया है। तो ये कुछ फैक्टर्स है कि बांग्लादेश ने हमारे साथ ही तो प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया पर हमारे से क्यों आगे जा रहा है इसलिए,
ठीक है। अभी नेबरिंग कैपिटा देखा जाए, नेबरिंग उनका पर कैपिटा जीडीपी देखा जाए तो चाइना का प्रोजेक्ट कर रहा है तो इतना प्रोजेक्ट हो रहा है ऐसा, ठीक है। नेपाल और श्रीलंका का भी यहाँ पे देखा है, दिया है, ठीक है। ये जितना अमाउंट है वो नेसेसरी नहीं है, पर कौन अहेड है वो देखना नेसेसरी है, ठीक है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या है, ऐसा बोला गया है कि आईएमएफ ने ऐसा प्रोजेक्ट तो किया है कि इंडिया इज़ लाइकली टू गो फास्टर एज कम्पेयर टू बांग्लादेश इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर, but given that Bangladesh lower population growth and the faster economic growth, India and Bangladesh are likely to neck and neck for the foreseeable future in the term of a per capita income, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर तक तो ऐसे देखा बोल रहे हैं तो इंडिया जो है प्रोजेक्ट कैन प्रोजेक्ट अहेड फ्रॉम बांग्लादेश, बट ऐसा बोला है कि जो भी लो पॉपुलेशन ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं हमेशा ही ऐसा टसल बना रहेगा कि इंडिया और बांग्लादेश में कि कौन मतलब नहीं, हमेशा ही क्या होगा नेक टू नेक, मतलब कंधे से कंधे उनका जो प्री कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो पर कैपिटा इनकम है, वो कहीं ना कहीं हमेशा ही आगे पीछे ही रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। इंडियन डेजिग्नेटेड वाइस चेयरमैन ऑफ OECD वर्किंग ग्रुप ऑन GLP, तो इंडिया ने रिसेंटली क्या कंटेक्स्ट देखा जाए तो इंडिया ने डेजिग्नेट किया है वाइस चेयरमैन ऑफ गुड लेबर प्रैक्टिस दैट इज GLP, एक वर्किंग ग्रुप है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, OECD। अभी OECD के बारे में एक बार बता देती हूँ। OECD क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर उनका मेन फंक्शन देखा जाए तो टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। तो इन सारे जो है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, इसके लिए जो है OECD का वर्क है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। अभी GLP के बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ अ क्वालिटी सिस्टम, ठीक है, विच हैज़ बीन डिवेल्ड बाय OECD ने इवॉल्व की है, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या है, इट इंश्योर्स द सेफली डाटा जनरेटेड ऑन वेरियस केमिकल, ठीक है, जो सेफ डाटा जनरेट होता है, ठीक है, उस मतलब केमिकल रिलेटेड जो डाटा है उसका सेफली जनरेशन पे रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ कौन से केमिकल, जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल हुआ या फार्मास्यूटिकल, ठीक है, आइदर ह्यूमन और वेटरनरी, एग्रो केमिकल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फूड फीड, एडिटिव मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा, इन सारा का जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे वो एक्ट करता है, ठीक है। अपॉन द नेशनल GLP कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी, उसके बारे में अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिश की है नेशनल GLP कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जो अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट ने 2002 में, अप्रैल 24 2002, ठीक है। अभी इस ये जो बॉडी है, ठीक है, ये अथॉरिटी जो है ये नेशनल बॉडी है जो गारंट करती है GLP सर्टिफिकेट टू द टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है। ये जो GLP सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो इश्योर करती है पर्टिकुलर सेफली जो डाटा जनरेट होता है ऑन द वेरियस केमिकल, ठीक है, इसका जो सर्टिफिकेशन है ये बॉडी थ्रू ही दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ क्या है, टू कंडक्ट टेस्ट फैसिलिटी कंडक्टिंग सेफली स्टडी, ठीक है, इसके सर्टिफिकेशन के थ्रू हम एक न्यू जो केमिकल्स है उस पर सेफली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अबव मेंशन कैटेगरी इन द अकॉर्डेंस विद OECD प्रिंसिपल ऑफ GLP एंड OECD काउंसिल नॉर्म के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो अगर सर्टिफिकेट हमको मिल गया तो हम जो सेफली जो है स्टडी कर सकते हैं ऑन द केमिकल, ठीक है। अभी ये मैप दिया है कि OECD में कितनी कंट्रीज इंक्लूड है। एंड नाउ नेक्स्ट, इंडिया जॉइन UK लीड फाइट अगेंस्ट इनक्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेजेस, तो इंडिया ने रिसेंटली UK के साथ ज्वाइन किया है रिलेटेड टू द इनक्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेजेस। अगर देखा जाए UK एंड इंडिया आर जॉइंड बाय US, Canada, Australia, New Zealand and Japan. It marks that expansion of a 5i, ठीक है, 5i का एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि UK और इंडिया ने जब ज्वाइन किया है, ठीक है। एंड अ ग्लोबल अलायंस ऑन इंटेलिजेंस इशू टू इंक्लूड इंडिया एंड जापान, ठीक है। तो ये जो 5 आईज है एक ग्लोबल अलायंस है, ठीक है, रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस इशू, एंड उसने इंक्लूड किया है इंडिया एंड जापान, ठीक है। अभी मैं पहले आपको एक बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। 5 आईज क्या है, 5 आईज में कितनी, ये 5 कंट्रीज है, थी, इसके साथ जो इंडिया और जापान का इंक्लूजन हुआ है। 9 आईज कंट्री में डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे, ठीक है, इसके साथ ये 5 आई कंट्री, ठीक है, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और 14 आईज कंट्री, ये 9 कंट्रीज, उसके साथ साथ जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले अभी मैंने बताया था कि
इनक्रिप्टेड जो ऑनलाइन मैसेजेस है उसके लिए फाइट के लिए जो है इंडिया ने ज्वाइन किया है। अभी डिमांड क्या है, द कैंपेन, ये जो कैंपिंग है वो अगेंस्ट है टू द एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो मैसेजेस होती है, ठीक है, ऑन अ सोशल मीडिया सर्च, जैसे फेसबुक ले ले या व्हाट्सअप में भी ले ले, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होते हैं उसके रिलेटेड ये जो कैंपेन है, ठीक है, जो भी मैल प्रैक्टिस होते हैं, जो भी इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसके रिलेटेड ये कैंपेन है, ठीक है। कंट्री में ऑक्स द कंपनी टू नॉट टू ब्लाइंड देमसेल्फ टू इनलीगल एक्टिविटी ऑन देयर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज़ इमेजेस, ठीक है। मैं पहले आपको एक बता देती हूँ कि पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, उसके बाद बता देती हूँ कि क्या इशू है, ठीक है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, इट मीन्स द मैसेजेस आर विजिबल ओनली टू द सेंडर एंड द रिसिप्टेंट एंड नॉट इवन टू द टेक कंपनी विच प्रोवाइड इट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप और एनी थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर ए पर्सन है, ठीक है, अगर ये ए पर्सन है और ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और ये अगर बी पर्सन, ठीक है, बी आर, ठीक है, अभी इनके थ्रू तो हमारा जो मेन प्रोसेस है वो चलते रहता है, ठीक है। अगर सी कंपनी है, ठीक है, इनके थ्रू ही हमारा जो व्हाट्सअप है या फेसबुक है वो सब चलते रहता है, ठीक है, जो भी एक कोई टेक कंपनी हो, ठीक है। तो ए को अगर मैसेज बी को भेजना होगा ना, तो ये क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है, ए ने जो मैसेज भेजा है, ठीक है, ए से एक मैसेज आता है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे उसका जो एक सिंपल फॉर्मेट रहता है वो उसमें चेंज हो जाता है, एक डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, और ये जो मैसेज है फिर से यहाँ पे एक उसकी जो की होती है, ठीक है, एक बार सॉरी एक बार अच्छे से बताती हूँ कि अभी जो ए से मैसेजेस है वो सी के पास ना जाते हुए डायरेक्ट बी के पास जाता है, मतलब ए का मैसेज एक डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वह वो जब नेटवर्किंग साइट में आता है, जो बीच में जब आता है, ठीक है, वाइल इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, और जो बी पे पास जो मैसेज जाता है वो ए ने जो भेजा वो डायरेक्ट बी को ही जाता है। जो सी कंपनी है, मतलब जो कंपनी है उनको भी पता नहीं चलता कि ए ने क्या मैसेज भेजा है, ठीक है। तो जो रिसिप्टेंट होता है और जो सेंडर होता है बस वही उनका मैसेज देख सकते हैं। इसके वजह से ना अगर टेक्निकल टर्म में कुछ अगर देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जम्बलिंग ऑफ अ डाटा बिंग ट्रांसफर इन सच अ वे इट कैन बी डिक्रिप्ट ओनली बाय द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है, वो सिर्फ डिक्रिप्ट हो सकता है सेंडर और रिसीवर की तरह। जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट स्टेप अगर देखा जाए, सेंडर सेंड अ मैसेज, ठीक है, अगर ए सेंडर है उसने मैसेज सेंड किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट में जाता है जो ऑर्डिनरी रीडेबल टेक्स्ट है, ठीक है। सून एज अ डाटा इज गोइंग ऑन द नेटवर्क, ठीक है, जब ये नेटवर्क के बीच में से जाते रहता है डाटा, उस टाइम पे क्या होता है, जो इट गेट इनक्रिप्टेड, ठीक है, ये जो डाटा है पहले डिक्रिप्ट होता है, ठीक है, वो इनक्रिप्ट हो जाता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है, और कुछ ऑर्डिनरी रीडर जो है वो नहीं पढ़ पाए ऐसे कोड में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एक विद द स्पेशल हेल्प की रहती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या होता है, when the same data reach to the जो इंट्रोड्यूस बी में अगर वो डाटा सेंड हो रहा है तो वो जब वहाँ पे जाता है वो फिर से वहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, पहले डिक्रिप्टेड रहता है फिर इंक्रिप्ट होता है फिर बाद में फिर से डिक्रिप्ट होता है, तो ऑर्डिनरी रीडर रीड कर सकता है। इसके बीच में जो टेक्निकल कंपनी रहती है, ठीक है, जो वो मतलब रहती है उनको भी जो डाटा का एक्सेस नहीं होता, इन दिस वे इट गोज़ टू इट वर्क्स, ठीक है। तो इसके वजह से क्या इशू हो रहा है, ठीक है, इशू ऐसा हो रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कहीं ना कहीं इरोड हो रही है, ठीक है। अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से क्या हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन को उस पर्टिकुलर कंटेंट का जो है एक्सेस नहीं हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, ग्रूमिंग हो गया या टेररिस्ट कंटेंट हो गया, तो ये सारा का जो है या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजिक्यूशन वगैरह ये जो है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये कैंपेन का इंट्रोड्यूशन हुआ है। व्हाट आर द चैप्टर प्रोसीडिंग, तो रिसेंटली मुंबई जो पुलिस है उन्हें लास्ट वीक में जो चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट की है अगेंस्ट द जो रिपब्लिक चैनल के एडिटर थे, ठीक है, चीफ एडिटर थे, एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट में जो चैप्टर प्रोसीडिंग लाई है। तो एग्जैक्टली चैप्टर प्रोसीडिंग क्या होता है, एक प्रिवेंटिव एक्शन होती है, जैसे हमें पता है प्रिवेंटिव डिटेशन होता है, उसी तरह से जो है एक प्रिवेंटिव एक्शन होती है जो पुलिस लेते हैं इफ़ दे फाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, they fear that a particular person is likely to create a trouble and disrupt the peace in the society, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन पुलिस को ऐसा लगता है if they are in the fear that a particular person is can cause any trouble or a disrupt in the society, then against them the preventive action is taken in the form of a चैप्टर प्रोसीडिंग। एंड अभी क्या दिया है, ये प्रोसीडिंग इशू कैसे कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो सेक्शन जो दिया है कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के अकॉर्डिंग, ठीक है। टू इंश्योर दैट अ पर्सन इज अवेयर दैट अ क्रिएटिंग नॉसेंस
वुल रिजल्ट इन एक्शन अगेंस्ट हिम, ठीक है। अगर कुछ पर्सन ने कुछ डिफरेंट नॉसेस वगैरह कुछ परफॉर्म किया, क्रिएट किया, तो इसके वजह से उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ली जाएंगे। उसके साथ साथ इंक्लूड करते हैं फाइन्स वगैरह भी कुछ रहता है, ठीक है। अभी ओवरऑल प्रोसीजर देखा जाए, and the notice is issued by the person under the section 111 of a CRPC, whereby he is asked to present himself before the executive magistrate and ACP rank officer of a commissionerate of a deputy collector in the rural area who has issued the notice, ठीक है। जिसके अगेंस्ट में जो नोटिस इशू हुई है, ठीक है, उसको प्रेजेंट होना पड़ता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, सेक्शन 111 CRPC, ठीक है। द पर्सन जो हैज़ टू एक्सप्लेन वाई ही कुड नॉट बी मेड अ साइन अ बॉन्ड ऑफ अ गुड बिहेवियर, ठीक है, कि पर्सन को फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं, दैट वाई ही शुड नॉट बी मेड टू साइन अ बॉन्ड ऑफ अ गुड बिहेवियर। देन है जो फाइनल जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट आंसर, देन द पर्सन इज आस्क्ड टू साइन बॉन्ड, जो है उनको साइन करना पड़ता है ऑफ अ गुड बिहेवियर। एंड फर्दर क्या होता है, फाइन भी कुछ अमाउंट होती है, वो डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू हिज क्राइम एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, एंड देन द पर्टिकुलर जो है वो प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। इन दिस वे द प्रोसीडिंग ऑकर ऑफ अ चैप्टर प्रोसीडिंग हम उसको बोलते हैं, ठीक है। लीगल ऑप्शन, अगर टू अपील अगेंस्ट दिस नोटिस, पर्सन कैन अपील द नोटिस बिफोर द कोर्ट, ठीक है। अगर इस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में जो है पर्सन जो है, ठीक है, अभी तो अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट हुई है, तो वो जो है एक नोटिस इशू कर सकते हैं, अभी नोटिस दे सकते हैं कोर्ट को। अभी कुछ फैक्ट्स दिए हैं प्रीलिम्स रिलेटेड, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, जॉइंटली ओन्ड बाय एडवाइजरीज एजेंसीज एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के थ्रू, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिया सोसाइटी ऑफ एडवाइजरीज, द इंडियन बोर्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड सॉरी एडवाइजरीज नहीं थी, वो एडवर्टाइजिंग था, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन इन इंडिया क्रिएट हुआ था 2010 में, जो INB मिनिस्ट्री है, ठीक है, नोटिफाई किया था उन्होंने। INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, जो मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किया था जो पॉलिसी के गाइडलाइंस है फॉर द टेलीविजन रेटिंग एजेंसी, ठीक है। हम जैसे जानते हैं अभी रिसेंटली TRP रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो TRP रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, मैंने पूरा TRP एक्सप्लेन कर दिया था आपको कुछ दिन पहले के न्यूज़ सेक्शन में, ठीक है। ये रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। ये जो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था 2015 के अकॉर्डिंग, और कुछ गाइडलाइंस भी थे, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, उन्होंने जो है ये ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड जो ये काउंसिल है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, उन्होंने अनाउंस किया है द सस्पेंशन ऑफ ऑडियंस एस्टीमेट एंड रेटिंग दैट ऑल न्यूज़ चैनल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, ओके। ऐसा कुछ उन्होंने बताया है कि उनका मेन रीज़न क्या है, टू इम्प्रूव द स्टैटिस्टिक रॉबर्टनेस एंड सिग्निफिकेंट हैम्परिंग द पोटेंशियल अटेम्प्ट ऑफ फिल्ट्रेटिंग द पैनल होम्स। एंड नेक्स्ट इज नंदकाना जूलॉजिकल पार्क के बारे में, लोकेटेड है भुवनेश्वर ओडिशा में, एडजेसेंट टू द चंदका दम्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एडजेसेंट में है, ठीक है। एक जूलॉजिकल पार्क है इंडिया में, टू बिकम अ इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ अ जू एंड एक्वेरियम का वो मेंबर बन गया है ये पार्क, ठीक है। अगर होस्ट जू का देखा जाए मेन, तो वाइट टाइगर्स है, और वाइट टाइगर बॉर्न टू द नॉर्मल कलर्ड पैरेंट इन 1980s, ठीक है। फर्स्ट कैपिटिव ब्रीडिंग हुई थी, ठीक है। फॉर ब्रीडिंग सेंटर भी है ये जो जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, फॉर जो इंडेंजर घड़ियाल की स्पीशीज़ है, ठीक है, उसके लिए। एंड खानिया जो लेक है वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है, ठीक है, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 2006 कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है फॉर इंडियन पैंगोलिन एंड लॉन्ग बेल्ड वल्चर्स के लिए। फर्स्ट रिकॉर्ड फॉर ब्रीडिंग इंडियन रेटाइल इन कैपेटिविटी इन 2012, ओनली जू इन इंडिया विच हैव एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। इसी जो जूलॉजिकल पार्क के नाम पे ही एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ऐसे एक ही जो है जू है वैसा, ठीक है। वन अमॉन्ग द 3 जूज इन इंडिया फॉर ब्रीडिंग लॉन्ग बिडल वल्चर, फर्स्ट बर्थ ऑफ अ मेलांटिक टाइगर इन कैपेटिविटी इन द ईयर 2014। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, जो जू हैज़ रिन्यूड इट इनोवेटिव एडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम टू मोबालाइज द रिसोर्स ऑफ अ एनिमल, ठीक है। तो इसके वजह से ये न्यूज़ था, उन्होंने नया एक इनोवेटिव प्रोग्राम उन्होंने ये किया है, रिवाइव किया है, इसके वजह से न्यूज़ में था, ठीक है।
नंदखाना जूलॉजिकल पार्क, उड़ीसा, भुवनेश्वर। अभी नेक्स्ट क्या है, पीपल अलायंस फॉर गुपर डिक्लेरेशन, ठीक है, एक न्यू ग्रुपिंग कंपराइज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। मेन गोल क्या है, जो स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू एंड कश्मीर को, थी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए गुपर डिक्लेरेशन अगस्त 4 2009 को ये साइन हुआ था, बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पहले ही हुआ था। अगस्त 22 टू 2020 में क्या हुआ, 6 पॉलिटिकल पार्टीज जो है जम्मू एंड कश्मीर के, दे हैव साइन, जो भी गुपर का डिक्लेरेशन है फेज 2, उसको साइन किया है टू फाइट अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ताइवान स्टेट के बारे में दिया है, तो ताइवान स्टेट इज़ 110 माइल वाइड चैनल है जो सेपरेट कर दी है मेनलैंड चाइना को और जो आइलैंड ऑफ ताइवान को, ठीक है। उसको हम ये जो ताइवान स्टेट है उसको हम फोरमोसा स्टेट भी बोलते हैं और ताइहाई भी बोला जाता है, ठीक है। अभी ताइवान स्टेट के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वो है कि ताइवान स्टेट मेक अप द पार्ट ऑफ अ साउथ सी, चाइना सी का पार्ट है, और नॉर्थन पोर्शन अगर देखा जाए तो ईस्टर्न चाइना सी का पार्ट है, ठीक है। स्टेट बॉर्डर कौन से कंट्री से, कौन से पार्ट से हैं अगर देखा जाए तो साउथर्न पार्ट जो है चाइना से है एंड रन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना फुजियान प्रोविंस। न्यूज़ में क्यों था, तो यूएस वारशिप इन ताइवान स्टेट इनरेज चाइना, चाइना क्लेम सॉवरेनिटी ओवर द आइलैंड एंड सराउंडिंग एरिया। चाइना ने क्लेम किया है इट्स सॉवरेनिटी ओवर द सराउंडिंग जो एरिया है, ठीक है, सराउंडिंग सी एंड आइलैंड, एंड यूएस वॉरशिप इन द ताइवान स्टेट हैज़ इनरेज द चाइना, ड्यू टू दिस रीजन इट वॉज इन न्यूज़। नेक्स्ट इज़ अ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव। तो रिसेंटली ये जो इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उन्होंने मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक कैंपेन है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध में, ठीक है। इसके अंडर में जो है रेड लाइट ऑन एंड गाड़ी ऑफ, ठीक है। तो जब ट्रैफिक लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है, रेड लाइट स्टॉप वाला जब ऑन हो जाएगा उस टाइम पे गाड़ी ऑफ करने का एक इनिशिएटिव, ठीक है, गाड़ी का जो इंजन है उसको ऑफ करने का इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है। और ये जो है मेन क्यों किया है, तो एक इनिशिएटिव जो टैकल करे जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है एरिया ऑफ अ कैपिटल और नेशनल कैपिटल एरिया रीजन, ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये जो है किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 करोड़ व्हीकल जो है दिल्ली में रजिस्टर है, ऑफ विच 10 लाख टर्न ऑफ देयर इंजन एटम ट्रैफिक सिग्नल। जब ट्रैफिक सिग्नल होता है तो 10 लाख जो है दे यूज टू टर्न ऑफ देयर इंजन, ओके, एंड अराउंड 1.5 टन ऑफ PM10 विल रिड्यूस, ठीक है। तो इतना PM10, ठीक है, पर्टिकुलर मैटर PM10 एंड PM25 इतने टन्स तक रिड्यूस हो सकता है, इसलिए जो है ये जो इनिशिएटिव है लिया गया है। ईट राइट मूवमेंट लॉन्च हुई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2008। ये मूवमेंट का एम अगर देखा जाए तो कट डाउन द शुगर या सॉल्ट का जो कंटेन है एंड द ऑयल कंजप्शन है वो 30% डिक्रीज करे विद इन द 3 years। एम अगर देखा जाए इट ऑल्सो एम्स टू engage and enable people to improve their health and well-being and making the right food choice, ठीक है। ये ईट राइट मूवमेंट। अभी महिला किसान दिवस, ठीक है, 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जो यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर उनके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, टू स्टेट दैट टू एम्पायर द वुमेन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यूएन भी ऑब्जर्व करता है 15 अक्टूबर एज इंटरनेशनल डे फॉर अ रूरल वुमेन्स। एंड मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए ऑफ द सेलिब्रेशन, ठीक है, तो क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एंड टू इंकरेज द वुमेन जो फार्मर्स होते हैं to take up the different income generation activities such as the agriculture हो या aligned sectors में, ठीक है, and enhance the economic growth of the nation। outcome of a third assembly of ISA, तो थर्ड असेंबली हुई है ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, वर्चुअली कंडक्ट की गई है। इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। अप्रूव्ड इनिशिएटिव ऑफ ISA सेक्रेटेरिएट इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ISA एंगेजमेंट विद द प्राइवेट एंड द पब्लिक कोऑपरेटिव सेक्टर्स थ्रू द कोलिशन फॉर द सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इसके लिए इस इनिशिएटिव के लिए जो है प्राइवेट और जो कोऑपरेटिव सेक्टर का एंगेजमेंट किया जाएगा, ठीक है, किया है ISA के अंडर। एंड अवार्ड अगर इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहला है विश्वेश्वरीय अवार्ड, ठीक है, वॉज कन्फर्ड, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज किया, इट रिकॉग्नाइज जो कंट्रीज विद मैक्सिमम फ्लोइंग जो सोलर कैपेसिटी है, ठीक है, ऐसे रीजन्स को जो है ये विश्वेश्वरीय अवार्ड से ये सम्मानित किया जाता है। द अवार्ड वेंट टू जापान फॉर द
एशिया स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, जापान के एशिया पैसिफिक रीजन, एंड नेदरलैंड का देखा जाए तो यूरोप एंड अदर जो रीजन में नेदरलैंड को मिला है, ठीक है। कल्पना चावला अवार्ड भी रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग वर्किंग इन द सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज अ दिवाकर अवार्ड, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अ डिफरेंट एबल्ड people have been maximize the use of a solar energy in the host country, ठीक है। ये 3 अवार्ड रहते हैं, विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड एंड दिवाकर अवार्ड। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।